Master in Sports Sciences and Physical Education from University of the Punjab in 2016. Okay. And currently I am working as a sports teacher at Lahore Maktab Islamic School. Okay. और सर ये पीपीएससी की और एफपीएससी के हाँ, पेपर्स क्या की है, आवाज नहीं दे प्रिपरेशन के लिए आवाज नहीं दे क्या? ये ज्वाइन की है। ठीक है। उसके बाद पीर हाशिर। जी सर, my name is Pir Ashir. As you know, sir, I have done my MBA from Ikra University, Karachi, and I am और FPSC की प्रिपरेशन के लिए। ओके ओके, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो आशिर? सर मैं पीर हूँ बेसिकली। हम्म। Have you heard the name of पीर बगारा? मेरे बड़े करीबी ताल्लुक हैं आपकी सारी फैमिली से। उमर और मैं सर, इकट्ठे जब शिकार खरीदते हैं। अच्छा, उमर और मैं तो इकट्ठे जब होते यहाँ हैं, हंटिंग टूर हमारे अच्छा, इकट्ठे होते हैं। आई एम पीर सैयद उवैस मोहिउद्दीन गिलानी, सज्जादा नशीन दरबार मियां मीर। जी सर, आपके बारे में जिक्र हुआ था जब मैं यहाँ पे एडमिशन ले रहा था, तो मुझे पता चला। ओके, चलिए, नाइस टू सी यू हुज़ैफा। सेम सर, थैंक यू सर। सर मेरा नाम हुज़ैफा नज़ीर है और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। मैंने लास्ट ईयर मैंने बीए किया सिंपल, और मैं यहाँ पे पीपीएससी की तैयारी करने के लिए आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है उज़ैर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सलाम। नाम सैयद उज़ैर अब्बास शाह है और मेरा ताल्लुक जो है ना भावलपुर से है। मैं यहाँ पे पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए आया हूँ। सही है। और मैंने मास्टर किया हुआ है सर, मतलब बीएस फिजिक्स में आईयूबी से, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से। सुहेल हयात। जी सर, आई एम सुहेल हयात, बेसिकली आई बिलोंग टू चिन्योट। सर मैं अभी जस्ट मेरा सीएस किया है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी से सर। अच्छा। अभी एक वीक पहले कंप्लीट हुआ है सर। सही। चिन्योट कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर चिन्योट के साथ मेरा सिटी है लालियां, उसके साथ मेरा गांव है। अच्छा, अल्लाह दी तलूने के एरिया जी से हो सर। ना? जी जी, अल्लाह दी तलूने वाला चिन्योट के साथ इस तरफ है, मैं मतलब लालियां दूसरी तरफ है आपका सर। सारा बेल्ट हमारे मुरीदों की यार, अल्लाह दी भी हमारा मुरीद है, इसलिए मुझे आपके अच्छा एरिया अच्छा का पता है। अच्छा। रुबाब ठीक है सिकंदर। सर, मैं काफी उसके प्रोग्राम लाइव अच्छा सुने हैं अच्छा, सर सही मैंने। सही सही। हाँ जी। रुबाब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली मैं चकवाल से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया अप्लाइड साइकोलॉजी, और पीपीएससी के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ग्रेड 17 के लिए। ग्रेड 17 के लिए। अहमद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम सर अहमद काशिफ है, मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ। मैंने एमसीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में। और प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एफपीएससी पीपीएससी के? आशिर अली गिलानी। आशिर अली गिलानी। आवाज समझ नहीं आ रही सर? जी जी अहमद, आ गई समझ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैं सर, मेरा नाम अहमद काशिफ है, मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ। मैंने एमसीएस किया हुआ है विचल यूनिवर्सिटी से। विचल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और आप एफपीएससी तो पीपीएससी की एफपीएस और प्रिपरेशन पीपीएससी की तैयारी के लिए दोनों की? ठीक है। लुकमान। जी लुकमान आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी, मोहम्मद जिशान। जी वालेकुम सलाम। Mohammed Zishan from Lahore. I done my BSc Civil Engineering from UT Lahore and prepare for GK portion in PPSC exams. सिर्फ जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? Yeah. ओके ओके। इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिए? नहीं। ये फर्स्ट टाइम अभी आपने फर्स्ट टाइम देना है? जी जी। अच्छा जी स्टूडेंट, अब आपके सामने वर्ड मैप आ रहा है। कौन रह गया जी, बोले? जी कौन बोल रहा है? इंट्रोडक्शन किसका रहता है अभी तक? जी वालेकुम सलाम। Sir, my name is Lukman Rashid. I am from Nankana Sahib. Currently, I am doing MPhil, almost completed है. Okay. तो मैं PPSC की तैयारी के लिए जो है सही। चलें, गुड टू सी यू ऑल एंड इट्स एन enthusiastic बैच। इंशाल्लाह इसे पढ़ाने का मज़ा आएगा। अभी ज़रा मेरी 2 क्लासेस कंसेक्टिव थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़रा फ्रेश होते टाइम लगा। So let's start the topic now, student. Current affair is one of the most critical part of your FPSC and PPSC exam.
इट्स बिकॉज कि देखें आप मैथ्स को कवर कर लेते हैं, इंग्लिश को कवर कर लेते हैं, ईडीएस को कवर कर लेते हैं, इस्लामियात को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल होता है। करंट अफेयर में क्या होता है कि या तो आपके पास आउटडेटेड मटेरियल मौजूद है जो आपको पुराने नोट्स या बुक खरीदेंगे, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन उठाएगा, एग्जामिनर मोस्ट रीसेंट पार्ट से क्वेश्चन उठाएगा। मोस्ट रीसेंट पार्ट मीन कि अगर एज एन एग्जामिनर मैं सोचूं इस टाइम, तो इस टाइम पाकिस्तान के जो मौजूदा करंट अफेयर चल रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मैं कश्मीर में कौन सा आर्टिकल अबॉलिश किया है इंडिया ने? 370 370 एंड 35A, 2 आर्टिकल अबॉलिश किए हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आके मतलब मोस्ट कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो करंट अफेयर है हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखनी, स्टूडेंट एग्जामिनर जब भी करंट अफेयर के लिए एमसीक्यूज उठाएगा, एग्जामिनर 3 अप्रोचेस से उठाएगा। फर्स्ट इज आपका नेशनल करंट अफेयर, इन चीज़ों को लिख लें, और ये आप में से पहले भी किसी ने शेयर किए थे, लिख के पॉइंट्स को ग्रुप में शेयर कर दिए करें जिसकी भी राइटिंग अच्छी है। आपकी क्लास का सीआर जौन से वो या नबील होंगे या लुकमान होंगे, दोनों में से जो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो इस जिम्मेदारी को कबूल करें। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है नबील, आपका काम होगा कोऑर्डिनेशन का। सब में कोई क्लास सेट होनी, आप मुझसे डायरेक्ट भी किसी टीचर की आपको समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, कोई रिपीटिव क्लास चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। जी थैंक यू सर। ठीक है, ये अभी जिस नंबर से मैंने लिंक सेंड किया है ये मेरा अपना ज़ाती नंबर है। तो करंट अफेयर की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज नेशनल करंट अफेयर, सेकंड इज रीजनल करंट अफेयर, and third is international current affair. From the exam point of view, as an examiner, when we pick questions from different parts, we will divide a question in basic 3 heads. हम क्या करेंगे, हम आपके नेशनल करंट अफेयर जो चल रही हैं, लाइक से कोरोना की बात हमारी नेशनल करंट अफेयर है, तो हम ये आपसे पूछेंगे कि कोरोना का फर्स्ट केस पाकिस्तान में कब और कहाँ आया था, बताएं, कोई आइडिया है कब आया था फर्स्ट केस? फैसलाबाद में सुना था पहला केस है। सिंध में सर, तफ्तान सर सिंध में आया था और 26 फरवरी को पहला केस आया था। फरवरी को आया था। अब ये जो करंट अफेयर, या जाफरी सर पहला बंदा था। बिल्कुल बंदे का नाम खैर नहीं पूछेंगे आशिर, लेकिन वो पूछेंगे कि किस प्रोविंस में आया है, किस सिटी में आया है और किस डेट को आया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपके नेशनल करंट अफेयर के। उसके बाद आ जाता है रीजन, तो आप किस रीजन में फॉल करते हैं? मैप इस टाइम आप सबके सामने है, तो बता सकते हैं हम किस रीजन में हैं? हम साउथ एशियन रीजन में, इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ, मैं आपको देखते कैसे हैं। हम साउथ एशियन रीजन में। तो रीजनल करंट अफेयर हमारे क्या चल रहे हैं? रीजनल करंट अफेयर हमारे नेबर्स के साथ रिलेशंस है। नेबर में हमारे कौन है? इंडिया है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ईरान है। इनसे कोई बेसिक, जिस तरह इंडिया के साथ हमारा हॉट इशू चल रहा है। उसके बाद रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल एशिया है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये चीज़ें अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इन चीज़ों को समझना कैसे है। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया इंटरनेशनल करंट अफेयर। उसमें पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ, जिस तरह ट्रंप के बारे में पूछ लेता है कि ट्रंप प्रेसिडेंसी वाइज कौन सा नंबर है इस ट्रंप का, बताएं सर। 44 जो आंसर वो उसका है, यस, ओबामा का था 44। अब यही वही बात है, अगर आपने रीसेंट बुक्स को फॉलो करेंगे या रीसेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो फिर ये चीज़ें कवर अप होंगी। और सब अपने आप को यार म्यूट रखें, जब आपने आंसर देना तब अनम्यूट करें, फॉरन म्यूट कर दें। आशिर म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद 2 डोमेन और हैं, अगर बोले कौन बोलने लगे, क्या पूछना पूछें। उसके बाद 2 डोमेन आपकी और हैं, वो जो 2 डोमेन्स हैं वो आ जाती हैं ऑल टाइम करंट अफेयर और प्रेजेंट टाइम करंट अफेयर। अगर एवरेजली आपने जिन पेपर्स को अटेम्प्ट करना है उनमें 15 to 20 मार्क्स का पोर्शन आपके जीके का होता है, जिसको आप करंट अफेयर भी कहते हैं और जीके भी कहते हैं। उस करंट अफेयर में जो ऑल टाइम करंट अफेयर हैं वो आपका जीके में आता है, जनरल नॉलेज में। जस्ट लाइक मेडिटेरियन सीज बिटवीन विच कंट्रीज, ब्लैक सी किधर है, रेड सी किधर है। ठीक है, ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनको आपसे कैपिटल का पूछता है, ये आपका जनरल जीके है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस सब को कवर कैसे करना है। मुझे ये बताएं, आपको ग्रुप में नोट्स मिल चुके हैं जीके के?
जी सर मिल चुके हैं। मिल चुके हैं। जीके करंट अफेयर इस तरह सर का रखते नाम है। सर पर्सनल में मिले हैं लेकिन ग्रुप में नहीं मिले, मैं सेंड कर दूंगा। अभी आप ग्रुप में अभी सेंड करें ताकि सबके सामने आ जाए। अब स्टूडेंट हमारे सामने इस टाइम वर्ड मैप आ चुका है। हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ये होगी, हमारे पास टोटल 4 क्लासेस है। फर्स्ट और सेकंड क्लास हमारी मोस्टली जौन सी है वो जनरल मैप पे होगी, जिसमें वो सब कुछ जो नोट्स में मैं आपको यहाँ से कवर करवाऊंगा। ठीक है, इन द मिड ऑफ सेकंड क्लास हम लोग अपने नोट्स पे आ जाएंगे और जो चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं उनको कंपेयर करेंगे कि जो कुछ हमने फर्स्ट और यू कैन से 1.5 क्लास में मैप से पढ़ा है क्या वो सब कुछ आपका कवर हुआ है या नहीं हुआ। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि मैप को देखते कैसे हैं, डायरेक्शंस कैसे देखते हैं। और होता ये कि स्टूडेंट्स में किसी को भी नहीं आता होता तो आपने परेशान नहीं होना ये किसी को आता है या नहीं आता। स्टूडेंट मैप आपके सामने है, when map is in front of you, first write V on it. We are going to school, उसका आपने V लिख लेना। V means पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो V मतलब इस साइड आपकी वेस्ट है, ये एरो मेरा नजर आ रहा है ना आपको, राइट साइड आपकी ईस्ट है, अपर साइड नॉर्थ है, डाउन साइड साउथ है। लुकमान पाकिस्तान के वेस्ट में कौन है? और कोई बताएं? सोहेल, आशर, मैप आपके सामने आ रहा है ना यार, मैंने आपको वेस्ट बताया है कि वी को आपने लिख के याद रखना है। ईरान, ईरान, कुवैत, कतर। वेरी गुड। ईरान आपके वेस्ट में, इमीडिएट वेस्ट में। ये तो नाम वाले के नजर आ रहे हैं लेकिन आपका बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। ठीक है, और अफगानिस्तान भी आपके वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, आपके नॉर्थ में कौन है? चाइना। ठीक है, आपके ईस्ट में इंडिया है, आपके साउथ में अरेबियन ओशन और इंडियन ओशन है। यहां तक किसी को मैप को देखने में कोई प्रॉब्लम? मैप देखना सबको क्लियर हो गया? सर थोड़ा सा और जूम इन, मैं जूम इन कर देता हूँ, फिर दोबारा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। आपको जहाँ समझ ना आए आप 10 दफ़ा पूछे, लेकिन ये कि बगैर समझे आगे ना जाए। और लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम रह गई तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैप देखने की सबसे आसान की कौन सी है, वो है वी हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, VEV। जब भी मैप आपके सामने आए आपने वी लिख लेना है। W आपका आएगा इस साइड पे और E आएगा आपके राइट साइड पे। ठीक है, तो पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें वी लिखने के बाद तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, ईरान अफगानिस्तान आपके वेस्ट में, पाकिस्तान के ईस्ट में इंडिया है और पाकिस्तान के साउथ में इंडियन ओशन है। क्लियर? अपनी असाइनमेंट भी यहाँ लिख रहे हैं नबील, आपने ग्रुप में पोस्ट भी कर देनी है कि जिन आपके नेबर कंट्रीज के मैंने नाम लिए हैं इनके साथ आपकी जो बॉर्डर लेंथ है वो आपने गूगल से सर्च करनी है और उनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा, जरा आपकी वार्म अप एक्सरसाइज होती रहे। वैसे सब कुछ आपके नोट्स में मौजूद है, लेकिन मैं इसलिए आपको असाइनमेंट दूंगा जरा जरा स्टूडेंट जो उनसे एक्टिव रहते हैं चीज़ों की, इनको एक रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स को कलेक्ट करने की आदत पड़ जाती है। पाकिस्तान जिस रीजन में फॉल करता है उसका नाम क्या है जी? अभी मैंने बताया आपको, साउथ एशिया सर। साउथ एशिया। ओवरऑल हम एशिया में साउथ एग्जिस्ट करते एशियन। हैं, एशिया के साउथ में हम। साउथ एशिया मैंने क्यों कहा है कि आपको मैंने बताया नीचे वाला हिस्सा साउथ है तो हम साउथ एशिया में। ठीक है, एशिया की अगर बाकी कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे आपके ऊपर आ जाते हैं सेंट्रल एशिया। इसको सेंटर क्यों कहा जाता है बताएं? सर क्योंकि एशिया के सेंटर में फॉल कर रही एशिया के होंगी। सेंटर में, वेरी गुड। ठीक है, एशिया के सेंटर में जो ये कंट्रीज हैं ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। लैंड लॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं? जिनका समुद्री बॉर्डर सर किसी के साथ ना हो, हर तरफ से उनकी जमीन हो। जी सर, जिस तरह ये हमें चाइना और रशिया के सेंटर में मंगोलिया नजर आ रहा है। मंगोलिया नजर आ रहा है, एक्सीलेंट। ये सारी जो कंट्रीज हैं अगर हम इनको अभी और मजीद जूम करें, दीज आर कॉल्ड एज लैंड लॉक कंट्रीज बिकॉज दे आर फ्रॉम ऑल साइडेड लैंड लॉक्ड। क्लियर? टोटल ये कंट्रीज जौन सी हैं सेंट्रल एशिया की 12 कंट्रीज हैं जो लैंड लॉक है। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि एशिया में लैंड लॉक कंट्रीज कितनी है। ठीक है, उसके बाद इस एशियन रीजन में आप देख रहे हैं चाइना को।
स्टूडेंट इस रीजन से और जो क्वेश्चन आपका आता है रीजनल करंट अफेयर का, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन है? मैप आपके सामने है, चाइना। चाइना। चाइना चाइना और एरिया वाइज सबसे बड़ी कौन है? रशिया। एक्सीलेंट। और इन कंट्रीज के बॉर्डर जोन से 13 कंट्रीज के साथ टच होते हैं। सर ये पॉइंट रिपीट करें। ये जो रशिया और चाइना है ये बेसिकली देखें छोटी छोटी कंट्रीज के साथ इनके बॉर्डर टच होते हैं। तो दीज आर टोटल 13 कंट्रीज जिनके साथ इनके बॉर्डर टच होते हैं। क्लियर? राइट सर। जिस तरह पाकिस्तान के 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच है ना, तो उस तरह चाइना और रशिया सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ इनके बॉर्डर टच होते हैं। ये आपका रीजन हो गया एशिया का रीजन। देन वी विल मूव टुवर्ड्स अरब साइड। ठीक है, अरब साइड को समझने के लिए कुछ चीजें मैं आपको पहले क्लेरिफाई करना चाहता हूं जिससे आपको इन सारी बेल्ट की चीजों का समझ आएगा। देखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 2 कॉन्सेप्ट जो हमसे थे वो उससे पहले प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बन के हमारे सामने आए, जिनमें से एक का नाम कैपिटलिज्म था, दूसरे का नाम क्या था आप बताएं? किसी को आइडिया नहीं? लिबरलिज्म। नो, कम्युनिज्म। एक तरफ कैपिटलिज्म था, एक तरफ कम्युनिज्म था। These both are the system of governance, mode of governance presented by 2 different groups. One is America that was defending capitalism, and other group was Russia that gave the concept of communism. Capitalism जो सा है वो ये कहता है basically you can say democracy is an outcome of capitalism. Capitalism talk about the free will of people. अगर मैं इसकी easiest example दूं तो कैपिटलिज्म ये कहता है कि कैपिटलिस्टिक स्टेट के अंदर जो भी लोग रहेंगे वो अपने हर इकोनॉमिक, म्यूट किया मैंने आपको, आप में जिसका क्वेश्चन हो यार तब अनम्यूट करें फिर दोबारा म्यूट हो जाए। ठीक है, कैपिटलिज्म की स्टेट्स के अंदर जो भी लोग रहेंगे उनके पास जो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको वो खुद ही ऑन करेंगे। अगर कोई अमीर है तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देगा, उसके बाद उसका अपना पैसा है। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, वो एक सर्टेन अमाउंट तक उसकी हेल्प करेगी, कोई इंश्योर, लेकिन ये नहीं कर सकती कि अमीरों से लेके गरीबों को दे दे। ठीक है, फ्री विल है पीपलों। रशिया की बात करें तो उन्होंने कम्युनिज्म दिया था। कम्युनिज्म इज कि आप अगर इसको इजीएस्ट फॉर्म में से भी हम पहले एक्सप्लेन कर लें तो कम्युनिज्म ये कहता है कि कम्युनिस्टिक स्टेट के अंदर लोग कुछ भी ऑन नहीं करेंगे, स्टेट ऑन करेगी। जस्ट लाइक क्लाशनकोफ बनाने वाला कहाँ से बिलोंग करता था? रशिया से, और वो भूखा मरा था। रीजन इज कि उसको लॉयल्टी नहीं मिली थी, उसको स्टेट ऑन कर रही थी। अब स्टूडेंट इन दो माइंडसेट, इन दोनों के भी किसी को कंफ्यूजन हो कोई? कैपिटलिज्म कम्युनिज्म समझ आ गई? जी सर बिल्कुल। अब ये दोनों जो माइंडसेट थे, एक कैपिटलिज्म था एक कम्युनिज्म था, इन दोनों की जंग शुरू होगी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद प्रैक्टिकली। और वो जंग जो अपनी जगह के अलावा किसी और की जगह पे जाके लड़ी जाए उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। क्लियर? कोल्ड वॉर का मतलब क्या है? फिर जिसमें टेंशन ना हो, जंग ना हो बल्कि उसकी टेंशन हो। नहीं, ये ठंडी जंग नहीं होती। आपने तो कहा वो टेंशन अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे के मुल्क किसी में तीसरी जाके। जगह पे। एक्सीलेंट। अफगानिस्तान में जो हुई वो कोल्ड वॉर की एग्जांपल है। ठीक है, कि जंग ये रशिया और अमेरिका की थी जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को प्रेजेंट करने वाले थे। लड़ी कहाँ पे गई? अफगानिस्तान में। दिस इज कॉल्ड एज कोल्ड वॉर। अब एग्जामिनर आपको इससे जो क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पूछता है, 2 के बारे में पूछता है, कोल्ड वॉर के बारे में पूछता है। अभी हम उन तीनों को अलग अलग करके समझेंगे, लेकिन पहले मैं आपको पूरी ये मैप का समझा दूं कि दुनिया में ये छोटी छोटी कंट्रीज और ये किस तरह बनती गई और नेशन स्टेट सिस्टम कैसे आया। किसी को कोल्ड वॉर की कंफ्यूजन कोई हो? कोल्ड वॉर का मैंने आपको ये बताया है वो जंग जो किसी तीसरी की जगह पे जाके लड़ी जाती है, जो दो कंट्रीज के दरमियान वो अपनी स्टेट में अपनी जगह पे नहीं लड़ते, अपनी लैंड पे नहीं लड़ते, उसे कोल्ड वॉर कहते हैं। अब स्टूडेंट आफ्टर 1939 इन दोनों कंट्रीज ने, अमेरिका ने और रशिया ने अलायंसेस करने शुरू कर दिए कंट्रीज के साथ।
अलायंसेस करके अपने जो एजेंडा था उन्हें मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक है, 1939 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात करें, 1936 से पहले, तो उससे पहले दुनिया पे जो सिस्टम था वो मल्टीपोलर सिस्टम था। मल्टीपोलर इन द सिंपलेस्ट वर्ड यू कैन से, एक पिंड में बहुत ज्यादा चौधरी हैं, ये मल्टीपोलर सिस्टम है। इसी तरह पूरी दुनिया में, ग्लोब में, उस टाइम अमेरिका भी चौधरी था, रशिया भी चौधरी था, फ्रांस भी चौधरी था, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वाले भी चौधरी थे, चाइना भी चौधरी था। सर जी जी आशफ। सर आपने बोला बिफोर वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ सिस्टम ऑफ, नाम क्या है? मल्टीपोलरिज्म, मल्टीपोलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जब दुनिया में ज्यादा लोग जो थे वो पावरफुल थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसा कि वो ग्रुपिंग टूटी, तो उसके बाद जो सिस्टम आया वो आपका मूविंग टूवर्ड बाइपोलर सिस्टम था। बाइपोलर सिस्टम मीन, बाइपोलर मीन, बाय मीन टू, तो एक ग्रुप का नाम अमेरिका था, दूसरे का नाम रशिया था। ठीक है, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों आपस में स्ट्रांग हो गए और दुनिया पे जो सिस्टम आ गया वो बाइपोलर सिस्टम था। इन्होंने कंट्रीज के साथ अलायंसेस करने शुरू कर दिए, लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। और स्टूडेंट, डेवलपमेंट कंट्री जो सी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी डेवलपमेंट कह रहा हूँ, डेवलपिंग कंट्रीज, उनकी कमजोरी ये होती है कि वो डेवलपिंग के फेज में होती है, उन्हें एड चाहिए होती है। सो दीज टू लार्जर ग्रुप यूज द टूल ऑफ एड to attract the developing countries and to stronger their group. At that time, the main source of power was land, army and economy. Economy भी dependent आपकी करती थी रॉ मटेरियल पे। यही रीजन थी कि आप अगर एशिया की बात करें तो आप पाकिस्तान, इंडिया पे बिफोर इंडिपेंडेंस किसका रूल था बताएं? ब्रिटिश का रूल था। ब्रिटिश यहाँ से, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड थी, इन्हें कंट्रोल करके यहाँ से रॉ मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट करते थे और अपने पास लेके जाते थे। अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के एजेंडे ने जब ये अलायंसेस शुरू किए तो कम्युनिज्म तो डायरेक्ट छोटी मोटी कंट्रीज पे वैसे ही कब्जा कर रहा था ना, और जिन कंट्रीज पे उसका कब्जा हो चुका था वो आपका ये सारा सेंट्रल एशिया था। ठीक है, आपकी ये यूरोपियन छोटी छोटी कंट्रीज थी, जो आपका जर्मनी तक आता है, और जर्मनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी मीन ईस्ट साइड ऑफ जर्मनी, दैट वाज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कम्युनिज्म, एंड द अदर साइड वाज वेस्ट जर्मनी, दैट वाज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड अंडर द कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एनी कंफ्यूजन? अब स्टूडेंट, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो आज मैं आपको ब्रीफ लेक्चर दे रहा हूँ, इसके बगैर आपको एमसीक्यू समझ नहीं आ सकते करंट अफेयर के। तो जब तक आपको पता ही नहीं कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या चल रहा है, आप करंट अफेयर को उस तरह एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कॉमनवेल्थ स्टेट दुनिया में कितनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने करनी कॉमनवेल्थ स्टेट दुनिया में कितनी है। कॉमनवेल्थ स्टेट वो स्टेट्स होती हैं जिन्हें किसी और ने रूल किया हो या उसे अपनी कॉलोनी बनाया हो। जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, सेंट्रल एशिया वाज कॉलोनी ऑफ रशियंस कम्युनिस्ट, सिमिलरली ईस्ट साइड ऑफ यूरोप was colony of communism. Similarly, some parts of Africa was controlled by capitalistic group. Now you understand the main point. A commonwealth state वो स्टेट है जिनको किसी ने या कंट्रोल किया हो, अपना कॉलोनी बना के या उन पे कब्जा रखा, बाद में टूट के वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी हो। अब इन कब्जों का मकसद ये था कि ये जो सी कंट्रीज हैं, या तो ये जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पाए जाते हैं। और इसके मुतालिक एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज किस रीजन में है। तो वो अगर आप ये ऑयल के अलावा बाकी तमाम रिसोर्सेज की बात करें तो सेंट्रल एशिया इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको, मैंने आपको बताया कि जो आपके ऑल टाइम करंट अफेयर हैं उनके क्वेश्चन भी इन्हीं कॉमनवेल्थ स्टेट से उठाए जाते हैं। जो आपसे कैपिटल पूछता है ना, वो आपसे पूछेगा लेटोविया का कैपिटल क्या है,
एस्टोनिया का कैपिटल क्या है? कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? ठीक है, अफ्रीकन कंट्री जो डाउन साइड है, जो उल्टे सीधे नाम है, यहाँ नीचे वाली साइड के, इनके कैपिटल पूछेगा आपसे। क्लियर? इन 3 कंट्रीज को, ये जो 3 कलरफुल आपके सामने आ रही है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लैटिवाना, इन 3 कंट्रीज को कलेक्टिवली माल्टा स्टेट्स कहा जाता है। माल्टिक स्टेट और माल्टा स्टेट। द नॉर्थ साइड ऑफ यूरोप, ये जो कंट्रीज आपके सामने आ गई, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन्हें क्या कहते हैं? बता सकता है कोई? These are Scandinavian countries. सर करली क्वेश्चन था, पूछना था आपसे। जी सर ये माल्टा है, ये पूरी स्टेट्स है जिसके अंदर ये छोटी छोटी आती हैं, मतलब क्योंकि माल्टा तो सबसे पहले जो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर एक रीजन था, पूरा एक इलाका था, मतलब ये पूरा रीजन था ना। जब ये टूटा तब ये 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में टूट गया। जिस तरह आप देखें तो हम जो उनसे एशिया में बैठे, इंडोनेशिया पूरा रीजन था, जब टूटा तो पाकिस्तान में निकला है, बांग्लादेश में निकला, इंडिया भी निकला, छोटे छोटे निकला पार्ट्स। ठीक है, उसी तरह की जब माल्टा स्टेट्स टूटी आके, माल्टिक रीजन यू कैन से, तब ये 3 स्टेट, जो माल्टिक स्टेट को ओन कर लिया बस रशिया ने, रशिया के अंडर थी, अंडर कम्युनिज्म फेडरेशन। और जो कम्युनिज्म का ग्रुप है, इसको यूएसएसआर कहते हैं। ठीक है, अब इस रीजन, अगर हम इस जो रीजन आपके सामने आ रहा है, इसकी हम अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें स्टूडेंट, तो उनके नाम लिख लें, उनके मेंबर कितने, उनका हेडक्वार्टर किधर है, ये आपका असाइनमेंट है। उन जितने भी आपको मैं अभी नाम बताने जा रहा हूँ, उनके मेंबर कितने और उनका हेडक्वार्टर किधर है, ये आपने असाइनमेंट करनी है। पेज पे इनके नेम्स लिखने और ये आपने सेंड करने। ईदर यू कैन सेंड इन ग्रुप और इंडिविजुअली सेंड मी इफ देयर इज समथिंग टू चेक। यूरोपीय यूनियन, अब यूरोप में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सरगर्म है वो यूरोपीय यूनियन। इसके मेंबर कितने हैं बताएं? पता है किसी को यूरोप के कितने मेंबर यूरोपीय यूनियन के? Sir, I think 26. No, it was 28 before Brexit, but after Brexit now these are 27. So what is Brexit? Next question is, what is Brexit? यूरोपीय यूनियन स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ने एग्जिट लिया था। फैसल आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ और फहीम का नहीं हुआ, आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दें जरा, लेट आए आप दोनों। जी सर। आप बताएं आपकी लास्ट डिग्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर बीएस केमिस्ट्री किया हुआ और दक्खन से बिलोंग है। गुड। फहीम आप? सर वैसे मैं 20 पॉलिटिकल साइंस बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ। गुड। बलूचिस्तान में कहाँ से? गवादर सर। वेरी गुड यार, आप तो फिर पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा शारक है वहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मैं नहीं हूँ, वो जगह है जरूर। नहीं वही मैं कह रहा, आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। जी हाँ जरूर सर। तो चलें जी, गुड लक टू यू ऑल। इंशाल्लाह हम आपको कामयाब कराने तक आपको साथ नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद भी इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, आपको स्टेज तक हम फुली पॉलिश करेंगे। ठीक है, तो यूरोपीय यूनियन का मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर पहले 28 थी, पर ये जब आके ये ब्रेग्जिट हुआ है, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो इनसे अलग हुए हैं, तो उसके बाद अब 27 ऑर्गेनाइजेशन एक तरह टूट गई। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है कि प्रेजेंट मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन वाज तो प्रेजेंट का आप बताएंगे 27, और अगर वाज कहता है प्रीवियस तो फिर 28। आपके रीजन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम है सार्क, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान, ये साउथ चाइना सी के साथ ऑर्गेनाइजेशन है। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसी तरह अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यू ऑल शुड नो अबाउट यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में आगे 2 इसकी मेन बॉडीज और लिख लें, जिनमें से एक आपकी सिक्योरिटी काउंसिल, और दूसरी आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसलिए अब इम्पोर्टेंट है कि कुलभूषण का केस हमारा वहां पे चला। ठीक है, ये असाइनमेंट है कि आपने इनको बेसिक स्टडी करना, नेक्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन अब तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब नो सर। गुड। अब नेक्स्ट जोन है वो आपका आ जाता है, ये सीज आपके सामने, मेडिटेरियन सी, रेड सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर आप ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में बता रहे थे। हाँ सॉरी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात बीच में रह गई थी। अगर आप पूरी दुनिया में इस टाइम लिटरेसी रेट की बात करें, सबसे ज़्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। क्राइम रेट की बात करें, सबसे कम कहाँ है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। ठीक है, मतलब बेस्ट लाइफस्टाइल जो सिस्टम जा रहा है वो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का जा रहा है। उसके बाद हमारा ये पोर्शन आ जाता है सीज का। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पेपर में सर व्हाई वी कॉल देम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज? ग्रुप है ना, ग्रुप है, उनका नाम उन्होंने इकट्ठा रखा हुआ, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है। ठीक है ना, तो वो आके इन तीनों को, क्योंकि इनकी जो डेवलपमेंटल अप्रोच है वो दुनिया से जरा डिफरेंट है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उस वजह से हम इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। जी ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा था कि ये 4 सीज जौन से आपके सामने नाम है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। इन सीज का नाम है रेड सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। उसके बाद 2 यहाँ पे छोटी छोटी कनाल है, पनामा कनाल है। पनामा लीक के बाद उसका बड़ा क्वेश्चन आता है, मैप पे जूम करेंगे तो मैं नजर आ जाएगी। क्वेश्चन इसके बारे में स्टूडेंट हमसे ये पूछा जाता है कि इनके नॉर्थ पे कौन है, साउथ पे कौन है, वेस्ट पे कौन है और ईस्ट पे कौन है। मैप देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, मैप अभी आपके ग्रुप में भी सेंड हो जाएगा। तो आपने उस की के मुताबिक ये देख लेना है कि इनके नॉर्थ वेस्ट साउथ पे कौन कौन सी कंट्रीज है। क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। अब जब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, मैंने आपको बताया कि 2 सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैं। ठीक है, इन दोनों ने डिफरेंट अपना एजेंडा दिया, और वो एजेंडा था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, जो दिया गया यूएस और यूएसएसआर की तरफ से। जी फहीम सर, ने हम आइडियोलॉजी कह सकते हैं क्या? आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, हाँ। आइडियोलॉजी जरा ये कि जिनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो जरा इसको समझ नहीं पाएंगे, जरा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, आप आइडियोलॉजी को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो मैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का नाम यूज करना, क्योंकि मैं इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में लेके जा रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे इनको कहा आइडियोलॉजी जाता है, लेकिन आइडियोलॉजी से जरा जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इन्होंने जो माइंडसेट दिया, फिर उन्होंने कंट्रीज के साथ अलायंसेस शुरू की। वो अलायंसेस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तेज हुए, और खत्म वो हुआ आके आपके स्टूडेंट अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में खत्म कब हुआ है, को बता सकता है फहीम? सर ये अमेरिका ने अब जो एग्रीमेंट किया है। नहीं आप नहीं जिशान, बेसिकली आपका जो ज़िया एरा में अफगान वॉर जो हुई थी, जिसमें आपने बेसिकली 1991 में आपने अफगानिस्तान से रशिया को निकाला था, वो टाइम था जब कम्युनिज्म ख़त्म हुआ था। ठीक है, वॉर दोनों कंट्रीज की अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक है, और ये अराउंड 10 ईयर ये इनकी जो सी कोल्ड वॉर जारी रही थी। और इसमें जो अमेरिका की अप्रोच थी वो ये थी कि डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान को इन्वेस्ट करे, ठीक है, इनके रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जहादी तैयार करे, उनको पैसा दे और वो लड़े रशियंस के खिलाफ। यानी कि जहाद अल्लाह के लिए नहीं हो रहा था, जहाद अमेरिका के लिए हो रहा था रशिया के खिलाफ। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकला कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म को शिकस्त हुई। और वो शिकस्त बेसिकली ये नहीं थी कि उन्होंने को बम मार के पूरा रशिया तबाह कर दिया था, उन्होंने वो लाड़ के इतना उसको प्रोलॉन्ग कर दिया था कि रशियन इकोनॉमी इतनी वीक हो गई थी कि मजीद वो सस्टेन नहीं कर सक रही थी। क्लियर? जी सर। अब उसके बाद बाइपोलर सिस्टम दुनिया से खत्म हो गया और यूनिपोलर सिस्टम आ गया।
यूनिपोलर सिस्टम मीन सर 1955 को 1991 के बाद, ठीक है। 1990s में यू कैन से कि आपका यूनिपोलर सिस्टम आ गया, जिसमें आपकी एक सुपर पावर थी, उसका क्या नाम था? अमेरिका। अमेरिका, एक्सीलेंट, अमेरिका। अमेरिका आपकी सिंगल सर क्या सुपर पावर। अभी जी अभी जो सर वर्ल्ड को मल्टीपोलर नहीं कह सकते क्या? नहीं, अभी की तरफ आते हैं। मल्टीपोलर तो बिल्कुल भी नहीं है अभी भी। बेसिकली अगर देखें तो इकोनॉमी वाइज अगर देखें तो सुपर पावर आपकी चाइना है इस टाइम। ओवरऑल अगर पावर वाइज देखें तो वो आपकी इस टाइम अमेरिका ही है, मल्टीपोलर अब नहीं है, ठीक है ना। वैसे यू कैन से कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर उनकी पावर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मल्टीपोलर सिस्टम है, क्योंकि अभी भी देखें IMF वगैरह और वो जो सारी चीज़ें हैं जो सारी इंटरनेशनली डेवलपिंग कंट्रीज को कंट्रोल कर रही हैं, वो सारा वही ग्रुप ओन करता है आपका। क्लियर? जी सर। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है स्टूडेंट ऑयल। वो आपका आ जाता है ये अरेबियन पेनिनसुला, जो ये वाली बेल्ट है, इस जगह पे ऑयल अगर देखें इस टाइम ऑयल वाइज सबसे रिच कंट्री सऊदी अरब है, और इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ऑयल में अभी भी सबसे ज़्यादा जो सिंगल कंट्री शेयर है वो सऊदी अरब का ही है, ठीक है। ऊपर वाला रीजन जो से आपका मैंने आपको बताया यूरोप है, ये वाला रीजन आपका अरेबियन कंट्रीज है, ठीक है। ईस्ट एशियन रीजन इसलिए इसको भी कहा जाता है, ये ईस्ट साइड ऑफ एशिया, सॉरी ईस्ट एशिया वो वेस्ट एशियन रीजन है। ईस्ट एशिया वो जो आपका चाइना के साथ वाला रीजन है, वहां जाते हैं भाई, ठीक है। ये आपकी अफ्रीकन कंट्रीज साथ आ जाती हैं। दीज आर द मोस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होती हैं? वो कंट्रीज जो अपने आप को सस्टेन कर रही होती हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। अंडर डेवलप होती हैं, यू कैन से द कंट्रीज दैट आर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, ठीक है। वो आपकी डेवलपिंग कंट्री भी उसी में सर वो लीस्ट। कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $200 से ज्यादा और $3000 से ऐसा नहीं कम कुछ आई कह थिंक। सकते, ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि डेवलपिंग में आप सबको ही ले जाते हैं। अब तो क्या है कि आप इंटरनेशनल इकोनॉमी कॉन्सेप्ट देखें तो आप अंडर डेवलप और लीस्ट डेवलप के लिए भी डेवलपिंग का नाम यूज करते हैं। इसका कोई सर फिक्स इकोनॉमीज के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे हम्म ममालिक हैं जो अंडर डेवलपिंग है, हम्म, मतलब ये जो सोमालिया है, हाँ अफगानिस्तान है, ये लेकिन इंटरनेशनल टर्म में जब आप लिखा जाता है ना, जो आप बड़ी बड़ी ऑथर्स की किताबें उठाएंगे उनमें आप देखेंगे वो दो जी टर्म यूज कर रहे हैं, डेवलप और अंडर और डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। देखें जी चाहे वो लीस्ट सर डेवलप है, पर बेचारे कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं ना। जी अगर उनका बिल्कुल उनसे कंपैरिजन करें तो आप जो आपके इकोनॉमिक्स में दो ग्राफ्स होते हैं, एक ग्रोथ का ग्राफ होता है और एक डेवलपमेंट का ग्राफ होता है, जी ठीक है। ग्रोथ का ग्राफ मतलब ये कि आप अपने रिसोर्सेज को एनहांस करते हैं। डेवलपमेंट का ये ग्राफ होता है कि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं आप उनको पॉलिश कर रहे होते हैं। सर अगर हम इन्हें मनी टर्म में डिस्क्राइब करें तो किस तरह, मतलब डेवलपिंग और क्या डेवलप अंडर को डेवलपिंग है? यार जी इसमें आप अगर मनी टर्म में डिफाइन करें तो जो कंट्रीज इस टाइम इकोनॉमिकली आके वो G20 ग्रुप की मेंबर हैं, उनको आप लेंगे कि जी डेवलपिंग में से मोस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, ठीक है। उसके अलावा जो G5 और G8 में बैठे हुए ये डेवलप कंट्रीज हैं। इकोनॉमी इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, बेसिकली ये नाम तो इन्होंने दिए ना, जी ठीक है ना। और जो लीस्ट वाले आ जाते हैं वो बेचारे वो जो किसी खाते में भी नहीं आते, वो लीस्ट है। अफ्रीकन आपकी सारी जी कंट्रीज मोस्टली लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो किसी खाते में नहीं आती। जिनका दिल करता है वो इधर से इनको थप्पड़ मारता है, जिनका दिल करता है उधर से मारता है, इनका कोई खुद नहीं है, ठीक है। मोस्टली इस रीजन को ओन कर रहा है इस टाइम भी यूएस, और ये वो कॉमनवेल्थ नेशन में भी उन्हीं के अंडर रहे हैं। और इस टाइम भी क्योंकि यहाँ भी ऑयल मौजूद है, नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, ठीक है। नाइजीरिया है, अब इन पे मुकम्मल फॉरेन एड की सूरत में इन्वेस्ट करता है यूएस, और उससे वो इन कंट्रीज की पॉलिटिकल इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। क्लियर? उसके बाद आपका दो रीजन आ जाते हैं। ये एक आपका रीजन जौन सा वो नीचे वाला है साउथ अमेरिका, और ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका है। सेंट्रल अमेरिका तो आपको पता ही है। नॉर्थ अमेरिका के सिस्टम क्या मौजूदा करंट अफेयर चल रहा है? कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी चल रही है ना, एक्सप्रेस एंट्री 2021, वो रिसेंट करंट अफेयर है इस एरिए का। और साउथ अमेरिका की क्या चीज मशहूर है बताएं? इन कंट्रीज को नाम को देख के क्या चीज जेहन में आती है?
ब्राजील किस काम में मशहूर है? सर सर फुटबॉल। फुटबॉल। एक्सीलेंट। फुटबॉल। साउथ अमेरिका कंट्री, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये मोस्टली वो हैं जो फुटबॉल के लिहाज से फेमस कंट्रीज हैं। क्लियर? तो अब हम इस जी चीज सर को, हो गया, क्लियर हो अगर गया। अब हम इस चीज को पूरे दुनिया के मैप को अगर जनरली समझें, पूरे इकट्ठे को, जो मैंने अभी तक आपको बताया उसका निचोड़ निकालना है, तो मैंने आपको ये रीजन बताया है कि जिस रीजन में हम लोग हैं, ये कौन सा रीजन है? साउथ एशिया। यस सर। ठीक है, ये रीजन क्यों फेमस है कि इस रीजन में 3 न्यूक्लियर पावर इकट्ठी मौजूद है। अब मैं थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ाता जा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, 3 न्यूक्लियर पावर मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर किसी एक रीजन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर मौजूद है तो वो ये रीजन है। सेकंड, इसकी क्या मेन इंपॉर्टेंस है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, इनके पास मैन पावर बहुत ज्यादा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इससे ऊपर वाला रीजन आ जाता है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं और ये कॉमनवेल्थ स्टेट में रशिया की कॉलोनीज रही हुई हैं। रशिया के मैंने आपको बता दिया बॉर्डर सबसे ज़्यादा कंट्री से शेयर करता है और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म इसका और यूएस का एजेंडा है। फिर हम यहाँ यूरोप पे गए तो यूरोप में मैंने आपको बताया कि 1939 में क्या था यहाँ पे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखा हमने, ये बाल्टिक स्टेट्स को देखा, माल्टिक स्टेट्स का हमने देखा और यूरोपीय यूनियन को देखा। इस सेंट्रल पार्ट में इन सीज को देखा। यहाँ पे हमने अरब में देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल इनके पास है। अफ्रीका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दिस पार्ट इज साउथ अमेरिका फेमस फॉर फुटबॉल लवर गेम्स, दिस पार्ट सेंट्रल अमेरिका वही कैपिटलिज्म, और अपर पार्ट नॉर्थ अमेरिका जोन सा है। वहाँ पे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ साइड जोन सी है कनाडा में। इस टाइम जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी है उससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा जा सकता है। अब तक किसी कोई कंफ्यूजन चीज समझ ना आई हो? एक्सक्यूज मी सर। न्यूज यार। सर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये G20 में आते हैं या G4-5 इकोनॉमिकल स्टेट में ये आते हैं? जोन से है ना यार, ये बेसिकली अपने टर्म्स में अगर देखें तो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ये दुनिया की पॉलिटिक्स में आज सच पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, एक अगर इनमें देखें तो सिर्फ ये आके जो लड़ाइयों वाले काम है उनमें एक्टिव नहीं है। वैसे हर लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है। थैंक यू सर। ठीक है, हर लिहाज से इनकी अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है। ठीक है, इनके पास आके अगर देखा जाए मैन पावर भी मौजूद है, नेचुरल रिसोर्स भी मौजूद है, किसी चीज़ की इन्हें कमी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ आ जाती, वो आ न्यूक्लियर वेपन होने के बाद जो हम जैसे लोग हैं ना, बदनामे जमाना पाकिस्तान जैसे, जो इधर उधर जंगों में टांग अड़ा रहे हैं, वो जरा ज़्यादा फेमस है दुनिया पे। और इनका कोई एमसीक्यू इसलिए नहीं आता कि ये बेचारों का कुछ है ही नहीं, चुप करके बैठे। स्विट्जरलैंड अब देखें, इतनी खूबसूरत कंट्री है, इकोनॉमी उसकी स्ट्रांग है, पर उसका नामो निशान ही नहीं है किसी काम में। एमसीक्यूज में कभी आप उसका नाम नहीं सुनेंगे। प्ले लैंड ऑफ यूरोप का एक एमसीक्यूज आता है कि प्ले लैंड ऑफ यूरोप इज, वो स्विट्जरलैंड कहते हैं। उसके अलावा आप कोई एमसीक्यूज इन कंट्री से रिलेटेड नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को हम एनहांस करेंगे और एनहांसमेंट करते करते हम अपने नोट्स पे जब उतरेंगे तो तब इस दुनिया के नक्शे पे मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वो होगी जो हम कवर करके अपने नोट्स पे पहुंचेंगे। इस टाइम चाइना के साथ आपका एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम क्या है फहीम? सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। गवादर जॉन से उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सर वो पूरी एक मोटरवे बन रही है ग्वादर से लेके तो चाइना बॉर्डर अच्छा, तक। वो तो प्रोजेक्ट है ना। गवादर की इंपॉर्टेंस जी जी ये डीप सी पोर्ट है। डीप सी जी जी डीप सी पोर्ट मीन ये कि जो आपके ये जो शिप्स होंगे ये बिल्कुल आके आपके किनारे पे लग जाया करेंगे। कराची के एग्जांपल है, वो डीप सी पोर्ट इसलिए नहीं है कि वहाँ आपके जो शिप्स ट्रेड के लिए आते हैं उन्हें दूर खड़ा करके छोटी शिप्स की मदद से उनकी जो ट्रेड का सामान है निकाल के लाना पड़ता है। तो डीप सी पोर्ट का एडवांटेज ये होता है कि बिल्कुल वो साथ आके आपके बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाते हैं। ठीक है, अब गवादर का एडवांटेज चाइना को क्या है? चाइना को ये है कि चाइना को सर पहले तो ये कि
चाइना की जहाजें जो है, समुद्री जहाज जो हैं वो पहले पाकिस्तान के समुद्री हदूद में आते हैं, फिर उसे श्रीलंका, सिंगापुर, वियतनाम और फिर शंघाई जाना पड़ता है। तो तकरीबन ये 79850 इतना 7000 समथिंग किलोमीटर बनते हैं। लेकिन काशगर से गवादर तक ये जो रूट है, ये तकरीबन 2000 किलोमीटर पे मबनी है। तो इससे क्या होता है कि गवादर के रास्ते से चीन की तिजारत शुरू होने से चीन को पैसे और वक्त की गैर मामूली बचत भी हो सकती अब है। ये एक फैक्ट वो है जो सबको पता है, वो ये है कि इससे एक इकोनॉमिक इंसेंटिव है। लेकिन इसके बाद जो सबसे मेन फैक्टर स्टूडेंट, वो है साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स। ठीक है, दुनिया में कुछ मेन चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जिन पॉइंट को बंद कर दें तो दुनिया की ट्रेड रुक सकती है, जिसके अंदर ये सीज भी शामिल है। अगर इन्हें बंद करें तो शिप को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के यहाँ से जाना पड़ेगा यूरोप की तरफ। अब इन चोक पॉइंट्स को ओवरकम करने के लिए चाइना इस टाइम क्या कर रहा है कि अपने ट्रेड रिलेशन एनहांस कर रहा है, और सीपेक जैसे प्रोजेक्ट करके ये जो सारा रूट है इसके वो चोक पॉइंट पॉलिटिक्स को ओवरकम कर रही है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि साउथ चाइना सी की पॉलिटिक्स क्या है। ठीक है, अब इससे एक तो वो डिस्टेंस है, अब इसमें आप देखना ये है कि सीपैक की अम्ब्रेला में आपके असाइनमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। सीपैक की जो रोड लेंथ है और ट्रेन ट्रैक की लेंथ है, ये कितनी है, इससे कितना डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इसमें कितने हैं, उसके अलावा अमेरिका ने टोटल कितना इन्वेस्ट किया है, सॉरी चाइना ने टोटल अब तक कितना इन्वेस्ट किया आपके साथ। ये तीन चीजें आपने इस कॉन्टेस्ट में देख लेनी है। सेकंड लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो से वो OBOR पूछे, सीपैक असाइनमेंट रिपीट करिएगा। आपने लिख ली नबील? जी सर, लिख ली मैंने। बस ग्रुप में आपने बाद में सेंड कर देनी। ठीक है सर। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करंटली हैपनिंग इन दिस रीजन इज OBOR नेम्ड एज ओल्ड सिल्क रूट। ये सिल्क रूट क्या है स्टूडेंट? सर ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बनाया गया था। नहीं यार, सिल्क रूट बेसिकली एशिया और यूरोप के दरमियान ट्रेड के लिए जो पुराना रूट था उसे सिल्क रूट कहते हैं। ये बाय लैंड रूट है, ये आपकी सेंट्रल एशियन कंट्री से होता हुआ आपके यूरोप में निकल जाता है। क्लियर? इसका अब नया नाम रखा गया OBOR, वन बेल्ट वन रोड। इससे होगा क्या कि यूरोप की जो ट्रेड, वन बेल्ट वन रोड ये सीपेक वाला रूट नहीं है? नहीं, सीपेक तो इसका एक प्रोजेक्ट है ना। ठीक है, सीपेक इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी है आपका सारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज जौन सी, यहाँ से वो सड़क निकलनी है और यहाँ से वो इस तरह होती होती इधर एंटर हो जानी आपकी यूरोप में। ठीक है, सीपेक इज अ पार्ट ऑफ OBOR प्रोजेक्ट दैट वाज लॉन्च इन 2013। OBR या BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? नहीं, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, BRI जौन सा है ये तो सिर्फ आप इस वाले को कहते हैं ना कि जो अपना प्रोजेक्ट है इनके साथ। OBOR में सेंट्रल एशिया सारा शामिल है, यूरोपियन कंट्री शामिल है इसमें। प्लीज दोबारा से बताइए। OBOR मैंने आपको बताया है वन बेल्ट वन रोड। चाइना ने ये जो ओल्ड सिल्क रूट था, सिल्क रूट इसको इसलिए कहा जाता है कि सिल्क जौन सी आपको पता है वो कॉटन है, और कॉटन जौन सी प्रोड्यूस होती थी इधर इस रीजन में, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये वाला जो रीजन पुराना था इंडिपेंडेंस से पहले। ठीक है, ब्रिटिशर यहाँ से सिल्क लेते थे और सिल्क को बाय रोड ट्रेड से ये सेंट्रल एशियन कंट्री से होता होता, जहाँ मेरा एरो जा रहा है ना, यहाँ से देखें, यहाँ से ये यूक्रेन से होते होते यहाँ से यूरोप में एंटर कर लेते थे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं कि अब इस टाइम जो ट्रेड रूट है यूरोप का वो ये है कि चाइना से शिप्स निकलती हैं, मेरे एरो को देख रहे हैं आप, यहाँ से होती होती इंडियन ओशन जाती हैं। इंडियन ओशन तो यहाँ से एक ऑप्शन उनके पास ये कि ये इधर से UAE अरेबियन सी में एंटर हो और यहाँ से अंदर अंदर फिर लैंड रूट पे चली जाए। दूसरा ये कि रेड सी को क्रॉस करें, उसके बाद मेडिटेरियन सी में जाए और यहाँ से यूरोप में एंटर हो जाए। अगर ये बंद हो जाए ऑप्शन तो फिर अफ्रीका का पूरा ऊपर से चक्कर काट के फिर जाना पड़ता है। और इकोनॉमी में आपको पता है एक कंपैरेटिव मार्केट है आजकल। आपके अगर प्रोडक्ट्स के जितना ट्रेवलिंग बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके लिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो आपके इस सारे रीजन को बाय रोड कनेक्ट कर देगा।
क्लियर? अब सिर्फ और सिर्फ हमने साउथ एशिया को नहीं छोड़ा इस टाइम, साउथ चाइना, यू कैन से साउथ चाइना सी वाली साइड को, बाकी हमने पूरी दुनिया का मैप डिस्कस कर ली है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई चीज समझ ना आई हो। आज के लेक्चर को आपने जनरल एज अ नॉलेज मेमोराइज करना है। इसके एमसीक्यूज निकलेंगे जब आप नोट्स को देखेंगे, लेकिन नोट्स के एमसीक्यूज आपको तब तक समझ नहीं आ सकते जब तक आपको इस थोड़ा सा हिस्ट्री का ब्रीफ पता ना हो। So basically we discussed the history of past 100 years in 1 hour. And to understand the past, you should know what's happening in the present, and to understand present, you should know what happened in past. ठीक है? ये चीजें ओवरलैप करती हैं। अगर आपने प्रेजेंट को समझना है तो आपको पास्ट का पता होना चाहिए, और पास्ट को एनालिसिस के लिए आपको प्रेजेंट का ये पता होना चाहिए किस कंट्री का बॉर्डर कहाँ पे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन कहाँ का किस किस रीजन में। तो आज हमने जनरल वो टॉपिक पूरा किया अपना। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर ये आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा मतलब यूरोपीय यूनियन की स्ट्रेंथ थी 28, उनकी जो मतलब अरकान की तादाद फिर ब्रेग्जिट के बाद 27 हो गई जी। तो सर ये ब्रेग्जिट क्या था, मतलब ब्रिटिश ने क्या किया था सर? ये ब्रेग्जिट का जोन पता? से देखें, आपको पता है जैसे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पीपल विल्स के मुताबिक चला जाता है। तो ब्रेग्जिट बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसके तहत लोगों ने वोट दिया था कि हमने यूरोप में यूरोपीय यूनियन का मेंबर रहना है या नहीं रहना। और ब्रेग्जिट का रीजन क्या था कि इनमें जितने भी यूरोपीय यूनियन है इनमें ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन वाले, ये सबसे डेवलप्ड है। अब होता क्या था कि ग्रेट ब्रिटेन का जो लेबर रेट था वो खराब हो गया था डिमांड सप्लाई के प्रिंसिपल के मुताबिक। अब यूरोपीय यूनियन का ये था कि कोई भी कंट्री का मेंबर किसी भी कंट्री में जाके काम कर सकता है। जब वो काम करने जाते थे तो जो काम ये ब्रिटेन वालों ने करना होता था $1000 में, वो $500 में करके दे देते थे। अब उससे एक तो वहाँ जॉब मार्केट में आपको पता है सर्टेन लिमिट होती है जॉब की। अब जॉब मार्केट वहाँ की डिस्टर्ब हो गई, वहाँ पे न्यू जॉब जो सी थी वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट वेज रेट है, वेज रेट कहते हैं तनख्वाह को, वो कम हो गई। उसका नुकसान अब ये ब्रिटेन वालों को होना शुरू हो गया। उन्होंने रेफरेंडम कराया कि क्या आप यूरोपीय यूनियन में रहना चाहते हैं कि नहीं। तो लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है 51% वोट कर दिया कि हम इसके अगेंस्ट हैं, हम नहीं रहना चाहते, हम अपना इकोनॉमी इनसे अलग करना चाहते हैं। So this was known as Brexit. This referendum was named as Brexit. Thank you, sir. Any more question from any side? तो ये आपका आज का लेक्चर था। आपकी असाइनमेंट मैंने आपको बता दी। नबील इज हियर ऑफ योर क्लास एंड ही विल शेयर दिस इन द ग्रुप। ठीक है, उसके बाद जो अब नोट्स हैं उसे आपने पढ़ना शुरू कर देना। जो जनरल एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए ज्योग्राफी के पार्ट में, ये सारे एमसीक्यूज हैं। ज्योग्राफी इज अ पोर्शन ऑफ योर जीके। ठीक है, उसके बाद 2 सोर्सेज और लिख लें जिनको आपने कंसल्ट करना है। एक pakmcqs.com है, उस पे एमसीक्यूज अपलोड होते रहते हैं डेली बेसिस पे। वैसे तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये कि जो लेटेस्ट एमसीक्यूज वहाँ चल रहे हो उन्हें आपने पढ़ते रहना है। क्लियर? दूसरा आपको जो करवाया है वसीम साहब ने, कैसे पढ़ाया आपको अब तक? कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, समझ आई सबको कंप्यूटर साइंस की? सर जी सर, वो अच्छा पढ़ाया उन्होंने, लेकिन बस उसका उतना ही था, इससे आगे कुछ नहीं होगा सर? उतना ही कंप्यूटर साइंस का पोर्शन ही 5 मार्क्स का पोर्शन है आपका। जी चलो ठीक है, वो तो चीजें सारी बेसिकली उजैर हमने ना सर जी पूछे सर। वो सर से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि MS वर्ड और MS एक्सेल जो है ना उस पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर दें एक बार, एक लेक्चर लेके। दोबारा आपको उससे डिस्कशन करवा देंगे, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, और बेसिकली यार इस पोर्शन से एक शॉर्ट कीज का पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 4 से 5, ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से नहीं लेता। ठीक है, और 2 वेबसाइट्स हैं जिनको आपने देखना है, एक इंडिया बिक्स और एक एग्जाम विडार। नबील इसके आपने लिंक निकाल के ग्रुप में शेयर करना है। इंडिया बिक्स और एग्जाम विडा,
ये इंडियन वेबसाइट है यार, और पीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एफपीएससी के पास तो अपना ही बहुत डाटा है, वो उसी को रिपीट करते हैं, लेकिन पीपीएससी में और ये एसपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सब मिल गए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास हैं, उन्हें आप 10 दफ़ा भी सुन सकते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एमसीक्यूज जो से वो नोट से भी करने और इन दोनों वेबसाइट से भी करने हैं आपने। क्लियर? क्लियर हो गया। चलें जी, क्लास आपकी आज जो सी अपने अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और असाइनमेंट पूरी करके आपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू। ओके इंशाल्लाह।